बात ये कि आप सब लोगों को 64th में इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए शुभकामनाएं। मेंस क्वालिफाई करने के लिए शुभकामनाएं। एक प्रयास है और होता ये है कि जो प्रयास हमारे सामने होता है यदि उसे हम आखिरी मानकर करते हैं तो वो हमें सफलता की तरफ ले जाता है। क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, इस वक्त का जो सपोर्ट आपके जीवन में है, हो सकता है कि अगले साल वो न रहे, परिस्थितियां अलग हो जाएं। तो इस वक्त जो चीज़ आपके सामने है और जहां तक आप पहुंचे हैं, कोशिश करें कि उससे आगे पहुंचें। इसको आप मटेरियलाइज करने की कोशिश करें। अब इसमें कई एस्पेक्ट हैं इंटरव्यू के। हम उस सब एस्पेक्ट पर धीरे धीरे एक एक करके स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। इसमें हम यहाँ पर आपको ये मान ले रहे हैं कि आपने वहाँ बीपीएससी में पहुँच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, आप रूम में अंदर घुस गए हैं और आपको अब आप अपना इंट्रो देना है। यानी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले क्या कपड़ा पहने, कैसे पहने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सभी लोग बेहद स्मार्ट हैं, कपड़ा पहनने का सलीका आपके पास है, इसके बारे में जानकारी भी आपके पास है। अगर आवश्यक हुआ तो बाद में फिर इस पर हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। हम सीधे वहाँ से शुरू हो रहे हैं जब आप एक इंटरव्यूअर के सामने होंगे और इंटरव्यूअर के सामने आप अपने आप को कैसे रखेंगे। तो देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये है, आज किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज़ अपना माइक बंद कर दें। आप अपना माइक ऑफ कर दें ताकि मेरी आवाज़ आप तक जाए बेहतर ढंग से। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली कि आपसे आपका इंटरव्यूअर आपके बारे में पूछे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपने बारे में बताइए। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि आपसे कुछ ना पूछा जाए, डायरेक्ट वो क्वेश्चन पे आ जाए, आपके बारे में वो कुछ ना पूछे। ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं। दूसरी वाली स्थिति थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है। अगर आपसे वो सीधे प्रश्न पर उतर आया तो यूं समझ लें कि शतरंज में जो लाभ होता है सफेद मोहरे से, वही लाभ होता है जब आपसे आपका इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। क्योंकि तब जो स्टीयरिंग है वो आपके हाथ में आ जाती है कि इंटरव्यू को किधर लेके जाना है। तो आप ईश्वर से मनाएं कि आपसे आपका इंट्रो पूछा जाए। अब जो इंट्रो पूछा जाए उसमें आप क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे, इस पर हम लोग आ रहे हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को हम कैसे रखें उसके सामने। तो अपने आप को रखने के बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं। आपके अंदर ढेर सारी खूबियां होती हैं, ढेर सारी खामियां भी होती हैं। आपके उन ढेर सारी खूबियों और खामियों से आपके इंटरव्यूअर को कोई मतलब नहीं है। उसको किस चीज से मतलब है? तो उसको मतलब है जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कैंडिडेट सिलेक्शन। उसको इसी चीज से मतलब है कि जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से सामने बैठा व्यक्ति है कि नहीं, उसकी जरूरत का है कि नहीं। और ये सिर्फ बीपीएससी इंटरव्यू की बात नहीं है, किसी भी इंटरव्यू में यही होता है कि जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कैंडिडेचर सेलेक्ट करना होता है। तो वो जो कैंडिडेट सामने बैठा है वो इस जॉब प्रोफाइल को फॉलो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, यही बताना है। यानी कि आपको भी जो बताना है वो अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ही बताना है। आपकी निजी जिंदगी से उसको कोई मतलब नहीं है। स्पेशली बिहार के संदर्भ में क्या है कि बिहार में आप यूपीएससी का जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपके जो दोनों फॉर्म हैं जो भरे हैं आपने, वो इंटरव्यूअर के हाथ में रहता है। तो उसमें सारी चीज़ें वो आपने ऑलरेडी पहले दे रखी हैं, फिर भी वो कहता है कि इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। सारी चीज़ें जानकारी के रूप में रहती हैं, फिर भी वो पूछता है। यहाँ पर बीपीएससी में क्या है कि बीपीएससी में आपके बारे में आपके इंटरव्यूअर को कुछ नहीं पता, क्योंकि आपका कोड जाता है सिर्फ इंटरव्यूअर के सामने, आपका नाम भी नहीं जाता है। और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि
इंटरव्यूअर के जरिए अगर कोई पार्शियलिटी होती है, कोई नेपोटिज्म होता है, तो उसको मैक्सिमम अवॉइड किया जा सके, इसके लिए ना ही आपका फॉर्म उसके सामने रहेगा, ना ही आपका नाम उसके सामने रहेगा। इसलिए इंट्रो में जो पहली चीज आपको बतानी है या नहीं बतानी है, वो ध्यान दें कि अपना नाम ना बताएं। ध्यान दें, इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि नाम बता सकते हैं, आगे की जो टाइटल लगती है टाइटल ना बताएं। जी नहीं, नाम भी ना बताएं, क्योंकि नाम से रिलीजन का तो पता चल जाता है। इसीलिए अब इसकी जगह नाम ना बताएं, तो यही आपके इंट्रो का मेन होता है। ना बताएं तो क्या बताएं? तो आप शुरुआत करें कि सर मैं फला जिले का निवासी हूं। ये आपका परिचय होगा। अब इसमें यह प्रश्न हो सकता है कि गांव का नाम बताएं कि नहीं, प्रखंड का नाम बताएं कि नहीं, थाने का नाम बताएं कि नहीं। मत बताइए, इससे कोई विशेष मतलब नहीं है और ना ही इसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। तो नाम में जिले का नाम बताएं। हाँ, यदि आपके गांव का नाम किसी कारण से प्रसिद्ध हो, विशेष हो, तो जरूर उसे जोड़ दें, उससे आपको फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा हम अभी समझेंगे। कोई विशेष कारण से अगर आपके गांव का नाम प्रसिद्ध हो, ठीक है, तो वहां पर आप नाम भी जोड़ सकते हैं, उससे इंटरव्यू को एक दिशा मिलेगी। लेकिन अगर प्रसिद्ध नहीं है गांव, तो गांव का नाम, थाने का नाम, ब्लॉक का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। सीधे ये बताएं कि मैं फला जिले का निवासी हूं, मैं फला जिले से बिलोंग करता हूं। और अब इस जिले के अलावा आपको जो चीजें बतानी है, वो बताना है आपका एडुकेशनल डिटेल। एडुकेशनल डिटेल। अब इस एडुकेशनल डिटेल में ध्यान दें, आपको अपने स्कूल, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, इस तीन में से यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य बताना है, चाहे जो हो। आप मगध यूनिवर्सिटी से हैं, तिलका मांझी से हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, जेएनयू से हैं, एयू से हैं, एमयू से, जहां से हैं, यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य बताएं। स्कूल और कॉलेज के संदर्भ में अगर आपके स्कूल का नाम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है, कॉलेज का नाम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है, तो वहां पर उस चीज को जोड़कर बताएं कि सर मैंने हाई स्कूल का एग्जाम, यानी मैट्रिक का एग्जाम फला, जैसे मान ले डीएवी महाविद्यालय से या डीएवी हाई स्कूल से किया था। डीएवी से अपना एक संदर्भ है, उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है, तो आप उसे बताएं। अगर इस तरह का कोई प्रसिद्ध नाम नहीं है, तो आप सीधे उसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि सर मैंने बिहार बोर्ड से सीधे, कोई स्कूल का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। सीधे कहें कि सर मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षा में इतने प्रतिशत मार्क्स से इस वर्ष में हाई स्कूल किया है। ठीक यही चीज चलेगी कॉलेज के संदर्भ में। कॉलेज का नाम यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है तो अवश्य बताना है, यह ध्यान दें। प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है, जैसे मान लीजिए कि दारोगा राय कॉलेज से, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो यहां पर आपको ये चीज ऐड करनी है अपने इंट्रो में कि सर मैंने दारोगा राय कॉलेज से इंटरमीडिएट का या ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है, जिसमें मेरे इतने परसेंट मार्क्स रहे हैं। अगर वह भी सामान्य रूप से बहुत चर्चित नाम नहीं है, तो सीधे आप ये कह सकते हैं कि सर मैंने अपने बिहार बोर्ड से, इंटरमीडिएट बोर्ड से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पास किया है इतने परसेंट मार्क्स के साथ इस समय। यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य बताना है, ये बताएं, है ना, जिस भी यूनिवर्सिटी से हो वो बताएं।
अब इस यूनिवर्सिटी के नाम के साथ आपको जो चीज़ें याद रखनी होंगी अपने प्रिपरेशन के क्रम में, तो उसमें जो नाम है ना, तो उस नाम से संबंधित ऐतिहासिक तत्व, ऐतिहासिक तथ्य, जो भी तथ्य हो, जैसे मान लें कि आपने जेपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो जेपी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तिलका मांझी से किया है तो तिलका मांझी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनका डिटेल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद उस यूनिवर्सिटी का स्थापना वर्ष क्या है, उस स्थापना वर्ष के बारे में बताएं। फिर उस यूनिवर्सिटी का मोटो, जिसे हम ध्येय वाक्य कहते हैं, वह ध्येय वाक्य क्या है, इसे भी याद रखें। बार बार पर इसमें इंटरव्यू में अक्सर पूछा गया है, यूपीएससी से लेकर के और स्टेट सर्विसेज के इंटरव्यू में, कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए हैं उसका ध्येय वाक्य क्या है। तो उसके नाम से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य, उसकी स्थापना कब हुई और उसका ध्येय वाक्य क्या है, ये आपको अपने प्रिपरेशन में शामिल करना होगा। अर्थात आप जो बता रहे हैं उसमें ध्यान दें, आपको चूंकि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है निर्धारित वो ग्रेजुएशन है, आपको ग्रेजुएशन के बाद भी आपकी योग्यताएं हो सकती हैं जिसे आपने अपने फॉर्म में ऐड किया होगा, तो उसको भी आप बता सकते हैं। उसके आगे आप उसको बताएं, जो भी आप अतिरिक्त योग्यता रखते हैं वो अवश्य बताएं, वो अवश्य बताएं। देखिए, आपका जो क्वालिफाइंग या जो आपका मैंडेटरी है वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम ग्रेजुएशन है, बट ग्रेजुएशन के बाद आपने पीजी किया हुआ है या किसी में पीजी डिप्लोमा किया हुआ है या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हुआ है, कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है, जो भी किया है वो आपकी एक उपलब्धि है और आपके व्यक्तित्व का एक आईना है, एक पैरामीटर है, तो उसको अवश्य इसके साथ जोड़ें। ध्यान दें, मैं फिर आपको समझाना चाहूंगा कि ये जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है और जिस परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं वह भारत की सबसे बड़ी है, सपना है सबका, तो उसमें आपके अंदर प्रशासनिक अभिक्षमताओं की जांच के लिए जरूरी है कि जिसके पास जितना ज्ञान का विस्तार होता है उसी ज्ञान के विस्तार के हिसाब से वह अपने जीवन के फैसले लेता है। तो आपका विस्तार जितना ज्यादा होगा, कैनवास आपके नॉलेज का जितना बड़ा होगा, ये इम्पैक्ट जाएगा इंटरव्यूअर की पर कि फैसले के आयाम भी उतने ज्यादा बड़े होंगे। इसलिए ये नहीं कि ग्रेजुएशन किया आपने, ग्रेजुएशन तक का आपने बताया और उसके बाद अगर आप कोई योग्यता रखते हो, आप नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ हैं, रिसर्चर कहीं रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की कोई भी योग्यता आपके पास है तो आप उसे न बताएं, उसे आप अवश्य बताएं। वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा, भले ही आपने अपने फॉर्म में ग्रेजुएशन तक को दिखाया हुआ है, क्योंकि वो आपकी वो है, निर्धारित योग्यता है, अर्हता है, तो अर्हता को तो आप तो फुलफिल करेंगे ही करेंगे। तो जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम आपको बताने हैं वो उसी आधार पर आप तय करेंगे। नाम प्रसिद्ध व्यक्तित्व के आधार पे हैं तो स्कूल कॉलेज का नाम बताइए अपना, अगर नहीं है तो उनको सीधे स्किप कर जाइए कि सर मैंने बिहार बोर्ड से, मैंने बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल से, सीधे। अगर कोई प्रसिद्ध नाम है तो उसको जरूर जोड़िए कि मैंने सर इस महाविद्यालय से, फला महाविद्यालय से मैंने किया है। अब इसके बाद अगली चीज कि इसे हमें जो बताना है, हाँ, उस बताने में क्या क्या चीज है। एजुकेशनल डिटेल में मैंने एक चीज डिस्कस करी कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसका नाम रखें, किसका नाम न रखें, रखें तो क्या रखें। अब इसके बाद अगली चीज जो हमको बतानी है वो क्या कि इसमें आप अपना जो चीजें दी जा रही हैं इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि आपके पास ये सेव रहे, मुझे मिटाना पड़ेगा बार बार, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए, अब इसके बाद आपको जो बताना है तो ये चीज सबके साथ नहीं होगी, लेकिन जो व्यक्ति सर्विस में है
और वो इंटरव्यू के लिए पहुंचा है, वो अपनी सर्विस की डिटेल अवश्य देगा। वो जिसमें है ना, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हम क्लर्क के पोस्ट पे काम कर रहे हैं या चपरासी के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो हम ये न बताएं। आप जिसमें हैं वो जरूर बताएं। ये बिल्कुल उसको, एक तो आपको एक लीगल प्रोसीजर भी है कि आपको अपने यहाँ से एनओसी लेनी पड़ेगी जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे, हाँ, तो वो बताना पड़ेगा। दूसरा कि इससे होता ये है, जब आप अपनी सर्विस डिटेल देते हैं तो उसके बाद इंटरव्यूअर को एक दिशा मिलती है कि वो जांच करे कि अपने जिस काम में ये व्यक्ति है उसमें वो कितना ईमानदार है, कितना कमिटेड है। और जिसमें ईमानदार कमिटेड होगा तो अगले में भी उसी तरह से वो होगा, ये आशा की जाती है। आप में से किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक ऑफ करें। माइक ऑफ करें, मेरी आवाज आप तक स्पष्ट जाएगी। माइक ऑफ करें, वीडियो ऑफ करें, तब आप, मेरा वीडियो मिलेगा, मेरा माइक मिलेगा। अब अगली चीज आपको जो देनी है उसमें सर्विस डिटेल, जो भी आपकी सर्विस हो उसकी डिटेल दें। तो सर्विस डिटेल में आप ये बताएं सीधे कि सर इसके बाद मैंने इस वर्ष में इस विभाग में इस पद पर ज्वाइन किया और अब तक उस पर मैं कार्यरत हूं। इस तरह से बताएं बिल्कुल कि इस वर्ष में इस विभाग में मैं इस पद पर मैंने योगदान किया और अब तक इसी पद पर कार्यरत हूं। अब ये जो हुआ आपका, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं बताना है, आपका थाना, जिला, गांव, ये सब कुछ नहीं। इतना बताना है, इतने को किस क्रम में बताना है और उस बताने से क्या होगा ये समझें आप। आपने कहा कि मैं इस जिले का निवासी हूं। मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें, है ना। मैं इस जिले का निवासी हूं, मैंने इस वर्ष में इस बोर्ड से इतने % मार्क्स के साथ हाई स्कूल किया है। ठीक, अब ये चीज आगे चलेगी, है ना, कि मैंने इस वर्ष में इस बोर्ड से इतने % मार्क्स के साथ इंटर किया है। मैंने इस वर्ष में, अब यहां पे थोड़ा सा प्रारूप बदलेगा, इस वर्ष में इस विश्वविद्यालय के इस कॉलेज से, इस विश्वविद्यालय के इस कॉलेज से इस विषय में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक किया है। प्रतिष्ठा के साथ स्नातक किया है। और इसके बाद अतिरिक्त योग्यता में अगर कोई अतिरिक्त योग्यता हो तो इसी फॉर्मेट में आगे जोड़ें उसको, है ना। और जो भी अतिरिक्त योग्यता हो, आप जेआरएफ है, नेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको आगे ऐड करें, है ना, कि इस वर्ष में मैंने नेट किया है, इस वर्ष में मैंने ये काम किया है, पीजी डिप्लोमा किया है, इस विषय में किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर आप सर्विस में हैं तो उसको भी आगे आप जोड़ें कि मैंने इस वर्ष में इस विभाग में इस पद पर योगदान दिया है। अब सोचिए, मैंने आपको, ये आपका एक फॉर्मेट हुआ अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। अब मैंने आपको शुरू में कहा कि आप भगवान से मनाएं कि आपसे पूछा जाए अपने बारे में बताओ। ऐसा क्यों? अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएगा तो पहले आप घुसे, बैठे, अभी आप अपने आप को संभाल रहे थे कि क्वेश्चन दब गया, तो अपने आप को वहां पर एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलता। और ऐसा होता है कि कभी कभी वो लोग बिल्कुल इन सब डिटेल्स में नहीं जाते
और सीधे शुरू कर देते हैं, तो वहां पर चीजें गड़बड़ा सकती हैं। लेकिन जब उसने आपसे पूछा तो उस पूछने का अर्थ ये हुआ कि वो खुद ही चाहता है कि आप बताएं कि आपसे क्या क्या पूछा जाए। अर्थात आपने कहा कि मैं फला जिले का निवासी हूं, तो उस जिले से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपने कहा कि बोर्ड से, और जब आप परसेंटेज बताने लगेंगे तो इसमें कई लोगों का मैंने मौक लिया है, देखा है कि बड़े मतलब अजीब अजीब परिस्थितियां होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले 48% प्राप्त किया, ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते 72 पे 75 पे पहुंचे। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हाई स्कूल में 72 पाया, आगे 75 आगे वो 48 पर पहुंच गए। कुछ का जिगजैग मैनर में गया है ग्राफ। इनसे भी सवाल बनेंगे, यानी कि ये जगह भी होगी जहां से सवाल आपका निकलेगा। तो आपके परसेंटेज वाले से भी सवाल निकलेगा। अब उसमें अगर मान लीजिए कि आप एक कांस्टेंट वो कर रहे हैं कि 60% से ऊपर है, तो उस 60% से ऊपर है तो अप डाउन का बहुत ज़्यादा मूल नहीं है, ओवरऑल आप प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, तो आप उसको बताएं। अगर कहीं डिक्रीजिंग मैनर है तो आप परसेंटेज को स्किप कर जाइए, बिना परसेंटेज के सीधे बताइए हाँ कि सर इस वर्ष इस बोर्ड के साथ मैंने हाई स्कूल किया, इस वर्ष में इस बोर्ड के साथ मैंने इंटर किया। अगर डिक्रीजिंग में है तो थोड़ा वो बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा, है ना, कि ये लगातार घटता है। अगर इंक्रीजिंग मैनर में आपका जा रहा है परसेंटेज, या 60% के ऊपर कांस्टेंट लेवल में अप डाउन भी जा रहा है, तो उसे अवश्य बताएं। हाँ, इसमें मेरे एक मित्र थे, यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे रहे थे, और उनका हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक 3rd डिवीजन था। तो उसने छूटते ही पूछ लिया कि भाई तुमको क्रिकेट ज्यादा पसंद है क्या? ये बात को समझ नहीं पाया। बोला यार तुमने विकेट बहुत बनाए हैं, तो विकेट समझ रहे हैं ना, ये आपका 3rd। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसमें वो नहीं होना। आप यहां तक पहुंचे हैं तो जो हो आपका, समझिए इस चीज को। हो सकता है उसमें कुछ लोगों का कम ज्यादा, कुछ लोगों का वो हो, जो हो यहां तक पहुंचे हैं तो योग्य हैं तभी पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी अगर वो डिक्रीजिंग मैनर में है तो इस वाले पार्ट को स्किप कर जाइए, सीधे वर्ष बताइए, विश्वविद्यालय या विद्यालय का नाम बताइए और यहां से मैंने पास किया इस वर्ष में। अगर ये इंक्रीजिंग है, अबव 60% में, वो जिगजैग भी है तो चलेगा, उसे आपको बताना होगा क्योंकि उससे आपके सवाल निकलेंगे। दूसरी चीज मैंने कहा कि इस बोर्ड से या इस विद्यालय से, उस विद्यालय का नाम विशिष्ट है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर है, तो फिर यहां से भी सवाल निकलेंगे। फिर आपने विश्वविद्यालय बताया कि विश्वविद्यालय से है, तो विश्वविद्यालय से तो बनता ही बनता है, अमूमन पूछा ही जाता है, तो यहां से सवाल निकलेगा। फिर अगर कॉलेज भी विशिष्ट है, जैसे मान लीजिए कि मैं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से ग्रेजुएट हूँ, तो इसका एक नाम है। हो सकता है कि कोई इंटरव्यूअर बैठा हो जो उसी कॉलेज से पढ़ के आया, तो उस पर जो प्रसिद्ध कॉलेज है, तो यहाँ पर यहाँ से भी क्वेश्चन निकलेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन निकलेंगे, फिर यहाँ से तो भाई निकलने ही है, तो उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। कितने निकलेंगे? तो आमतौर पे 15 से लेके 18 मिनट 20 मिनट तक का इंटरव्यू होता है आपका। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू के 4 से 5 मिनट इसी पर निकल जाएं। 4 से 5 मिनट, यदि आपने तैयारी बेहतर की है तो। खास बात क्या होगी इसमें, कि खास बात ये होगी कि ये वो प्रश्न होंगे जिनके लिए आप पहले से प्रिपेयर होंगे। अर्थात इनिशिएशन अगर आपका बेहतरीन होता है, अपने को आपने प्रेजेंट किया बेहतरीन तरीके से, तो वहां से 2-4 सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे, पूछेगा ही वो। और जो 2-4 सवाल होगा, इस सब पर आप चूंकि पहले से तैयार होंगे, तो आप जवाब देंगे, सहज भाव से देंगे, और उसके देने का असर ये होगा कि अगले सवालों के लिए तब तक आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके होंगे, आप में उतना आत्मविश्वास आ चुका होगा कि आगे के जो गंभीर सवाल आपको मिलने वाले हैं
उन गंभीर सवालों को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अर्थात ये आपसे आपका इंट्रो पूछा जाता है तो सीधी सी बात है कि इस इंट्रो में जितनी चीजें मिल रही हैं उनमें से कहीं ना कहीं से प्रश्न अवश्य निकलेंगे, और जो निकलेंगे उसके लिए आप चूंकि पहले से अपने इंटरव्यू के दौरान तैयार रहेंगे तो इसका असर होगा कि आप जो जवाब देंगे उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और उसका परिणाम क्या होगा कि आगे जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। अगर आप सर्विस में भी हैं तो ये वाला पोर्शन हो सकता है कि अगला 5 मिनट भी ले ले। समझिए, आप सर्विस में हैं तो आपका आधा इंटरव्यू सर्विस पर जाएगा। क्यों जाएगा, उसके पीछे रीजन ये है कि साइको का एक साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग ये कहता है कि आप इस हाथ को किसी काम के लिए ट्रेन करते हैं जब, तो आपका ये दूसरा वाला हाथ ऑलरेडी ट्रेंड हो जाता है। अर्थात इस हाथ से आपने लिखना सीखा है, बाएं हाथ से आपने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन बायां हाथ भी आपका लिख सकता है, भले उतना सुंदर ना लिखे, लिख सकता है। कहने का अर्थ ये कि जब एक काम में आप कार्यकुशल होते हैं तो वह कार्यकुशलता आपके अन्य कामों में भी दिखती है। ये साइकोलॉजी का मान्य सिद्धांत है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। आपका इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश करेगा कि जहां आप हैं वहां कितने कुशल हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने ईमानदार हैं और कितने जानकार हैं उस काम के। इससे ये पता चलेगा कि काम के प्रति इस कैंडिडेट में ललक क्या है, और जो ललक होगी वो जाहिर सी बात है कि वो गेस करेगा कि अपने काम के प्रति ये व्यक्ति जिस पद पर है उसके लिए इतने बेहतर तरीके से उसके पास प्रोबिंग है इसकी, तो वो आशा करेगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आएंगे तो वहां पर भी आप उतना ही बेहतर करेंगे। यानी कि सर्विस डिटेल पर आपको विशेष काम करना है। जो लोग सर्विस में हैं वो सर्विस डिटेल पर विशेष काम करें, तो हो सकता है कि ये जो आपका एक पहला आंसर होगा वो आपके 15 से 18 मिनट के इंटरव्यू का 50% कंज्यूम कर जाए, और ये जो 50% होगा वो सब आपका पहले से तैयार और एक्सपेक्टेड होगा। इसलिए इस पर आप सहज होंगे, और सहज होंगे इसलिए आपका इंप्रेशन बेहतरीन जाएगा। तो ये आपका, अब इसमें जैसे कि मैंने जो चीजें लिख दी हैं, हालांकि क्रमशः ही बोला जाना चाहिए, उस पर हम एक दिन अलग से बात करेंगे। पर्सनल डिटेल हम कैसे तैयार करें, हाँ, डिस्ट्रिक्ट डिटेल कैसे तैयार करें, बिहार डिटेल पर तो कल मैंने डाला भी था अपने ग्रुप पर, है ना। तो इस तरह से इससे पहले वाले पर्सनल डिटेल पर भी मैं डाल चुका हूं, लेकिन फिर से हम वो करेंगे कि उस पर हम कैसे काम करें, अपने चीज को कैसे तैयार करें। तो लेकिन उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता। अभी मैं आपको इस पर ये कि आप जो चीजें दे रहे हैं उसको अपनी तरफ से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वह प्रेजेंटेशन जब बेहतर होगा तो आपका जो इंटरव्यू का जो वो आता है, सिनारियो बनता है इंटरव्यूअर के सामने अपने कैंडिडेट को लेकर के, वो बेहतर हो जाता है। आपका भी मन थोड़ा बढ़ जाता है और इससे आप बेहतर जवाब दे पाते हैं। इसलिए इसको अपने बारे में जो चीजें जिस ढंग से बतानी है उसे उस ढंग से अरेंज्ड मैनर में बार बार अभ्यास करें बोलने का। मॉक सेशन हम चलाएंगे तो उसमें हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना होगा, लेकिन आप घर पे भी बार बार अभ्यास करें। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि प्री एग्जाम हमारा पढ़ने से होता है, मेंस लिखने से होता है, और इंटरव्यू बोलने और सुनने से होता है। दोनों चीजें इसमें होती हैं, बोलना और सुनना। और ये चारों अलग अलग भाषा की स्किल हैं। भाषा की 4 ही स्किल होती हैं, वो चारों स्किल हैं जो अलग अलग ट्रेनिंग की मांग करती हैं। तो इस पर आप कोशिश करें कि ये जो चीजें हैं ये आपके अभ्यास में नहीं, आपकी आदत में आ जाए।
कि उतनी चीज के बारे में आपके दिमाग पर प्रेशर ना पड़े सोचने का। सहज भाव से जिस तरह से आपका नाम निकलता है कि सोते से जगाया जाए क्या नाम है, तो आप अपना सही नाम ही बताते हो, वैसे ही जब आप इंट्रो दो तो उसको उस ढंग से अपने दिमाग में बिठाओ कि अनायास भी बोलो तो सही ही बोलो। ये आपका एक सेक्शन कि अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना। हाँ? अब इसके बाद अगली जो हमारा अगला जो सेक्शन होगा, वह सेक्शन होगा कि हम प्रश्नों को कैसे समझें। कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, और उन प्रश्नों को हम कैसे समझें और फिर समझ के उसको आंसर कैसे करें, जो आंसर करें उसकी गुणवत्ता, हमारी क्वालिटी कैसे बढ़े। इन सब चीजों पर हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद। इसको प्रश्न